हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडी क्लासेस। ये वीडियो होने वाली है क्लास 12th के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अभी क्लास 12th में एंटर किए हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान की फर्स्ट बुक के फर्स्ट लेसन को, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और एक ये वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं इस कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ और भी पढ़ने या फिर कुछ और भी मटेरियल को देखने की नीड रहने वाली है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो केडी क्लासेस बाय खुशबू ढाका। आई एम हेयर खुशबू ढाका and I'm gonna teach you for session 2024 to 2025. सबसे पहले हम एक बार अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, जो कि हमारा भाग 1 है, इसमें कौन कौन से लेसन है जो कि हमें इस सेशन में पढ़ने हैं। फर्स्ट लेसन का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। सेकंड लेसन है हमारा सत्ता के समकालीन केंद्र। थर्ड है समकालीन दक्षिण एशिया। फोर्थ लेसन है अंतरराष्ट्रीय संगठन। फिफ्थ है समकालीन विश्व में सुरक्षा। सिक्स्थ लेसन है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। एंड हमारा इस बुक का लास्ट लेसन होने वाला है वैश्वीकरण। हम इन सभी लेसन को वन बाय वन कवर करेंगे, बट इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस बुक के फर्स्ट लेसन को, दो ध्रुवीयता का अंत। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता का अंत जानने से या फिर उसका मीनिंग समझने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि शीत युद्ध क्या था, क्योंकि आपके सिलेबस में से शीत युद्ध वाला चैप्टर डिलीटेड है, इसलिए आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो आपको उसकी इतनी ज्यादा डीप नॉलेज नहीं होगी। सो हम ब्रीफली एक बार जान लेते हैं। शीत युद्ध क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध क्या है? ये एक तनाव की स्थिति है। शीत युद्ध क्या है? एक तनाव की स्थिति। वो भी किन देशों के बीच में? हम इस पूरे चैप्टर में दो ही देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो दो देश है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि खुद में आज के टाइम पर एक महाशक्ति है, और दूसरा है इसके सामने सोवियत संघ, जो कि एक टाइम पर इसकी ही टक्कर हुआ करता था। ये दोनों के ही बीच में महाशक्ति बनने की होड़ लगी हुई थी, तो जिसके चलते ये दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि मैं सोवियत संघ से आगे निकल जाऊं, और सोवियत संघ चाहता था कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल जाऊं। और इस आगे निकलने की ही होड़ में बहुत सी चीजें इन दोनों ने ही की, जिसके चलते पूरे विश्व में एक तनाव की स्थिति बन गई थी। क्योंकि 1914 से लेके 1914 से लेके 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, जो कि बहुत ही ज्यादा, हम कहेंगे कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उसके कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था पूरे ही विश्व को। लेकिन इसके बाद हुआ हमारा दूसरा विश्व युद्ध, जो कि चला था 1939 से 1945 तक। प्रथम विश्व युद्ध ने जितनी बर्बादी की, उससे भी कई ज्यादा बर्बादी की थी द्वितीय विश्व युद्ध ने। तो लोगों के मन में पूरे विश्व में ही एक डर बैठ गया था कि यदि अगर विश्व युद्ध हुआ तो उसका असर किसी एक या दो देश पर नहीं, अपितु पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। तो इसके चलते जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में भी तनाव की स्थिति, और लगभग हम कहें तो युद्ध जैसी स्थिति जब उत्पन्न होने लगी, क्योंकि इनके बीच में कई ऐसे मूवमेंट हुए थे जब बिल्कुल ऐसा लगने ही लगा था कि भाई अब तो इनके बीच में वॉर हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध एक तनाव की स्थिति है, जिसमें हमें हमेशा ऐसा लगता है कि शीत युद्ध यानी कि युद्ध हो ही जाएगा, कि पता नहीं कब किस पल को युद्ध हो जाए, लेकिन युद्ध होता नहीं है। और ये जो शीत युद्ध की स्थिति थी वो कब पैदा हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन और सोवियत संघ ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ थे।
अभी आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में तो अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या करा था, कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्र को यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए बहुत से प्रयास किए थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के एंड होते होते ही इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। अब हम जानते हैं हमारे चैप्टर का नाम जो है दो ध्रुवीयता का अंत, इसका मतलब क्या है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ ही क्या है। वह व्यवस्था जिसमें दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है तथा जिनकी क्षमताएं प्राय तुलनात्मक होती हैं, उसे द्विध्रुवीकरण कहते हैं या फिर दो ध्रुवीयता कहते हैं। यानी कि द्विध्रुवीकरण या फिर दो ध्रुवीयता का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिसमें दो महाशक्तियां अस्तित्व में होती हैं, यानी कि कोई एक भी देश सुपीरियर नहीं होता। वहां पर दो देश या फिर दो से ज्यादा देश एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कि हाँ भाई हम तुझसे ज्यादा है, हम तुझसे ज्यादा है, हम तुझसे ज्यादा सुपीरियर है, वो इसी होड़ में हमेशा लगे रहते हैं। तो यही सेम सिचुएशन हुई थी अभी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, और कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है दो ध्रुवीयता, क्योंकि जो पूरा विश्व था वो दो ध्रुवों में, दो पार्ट्स में बट जाता है। एक पार्ट हो गया था सोवियत संघ का और दूसरा पार्ट हो गया था अमेरिका का। जैसे आप मान लीजिए ये होता है पूर्व साइड और ये होता है पश्चिम साइड। तो पश्चिम साइड था अमेरिका का और पूर्व साइड था सोवियत संघ का। इस तरीके से जो पूरा विश्व था वो दो ध्रुवों में या फिर दो खेमे हम कहें या फिर हम दो गुट कहें उसमें बट गया था। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो राज्य या देश एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से होड़ लगाए बैठे होते हैं कि भाई हम ही सुपीरियर हैं एंड नो वन कैन डिफीट मी। बस इनका यही एक जो है पॉलिसी अपना लागू करते हैं और एक दूसरे को अपना दुश्मन मान लेते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई दूसरा वाला देश हमसे ज्यादा आगे ना निकल जाए। शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीय विश्व की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध ही स्थिति वह थी जब स्थितियां बिगड़ने लगी थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। एक खेमे का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और दूसरे खेमे का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि पूर्वी खेमा था सोवियत संघ का और पश्चिमी खेमा था अमेरिका का। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अभी तक हमने जो पढ़ा वो थोड़ा सा एक ब्रीफ था शीत युद्ध वाले चैप्टर का, लेकिन अब हमें पढ़ना बेसिकली ये है कि दो ध्रुवीय जो ये विश्व हो गया था उसका अंत किस प्रकार हुआ। तो इसका अंत हुआ था सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी कि दो ध्रुव जो बने हुए थे, जो दो खेमे बने हुए थे, पूर्वी खेमा पश्चिमी खेमा, उसमें जो ये पूर्वी खेमा था ये खत्म हो गया था, इसका विघटन हो गया था, जो कि था सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में। एक सेकेंड, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जिसके विघटन के बाद ही दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था। और शीत युद्ध की जो इतने टाइम से 1945 के टाइम से लेकर जो इतना लंबा प्रोसेस जो ये चल रहा था शीत युद्ध का, तनाव की स्थिति जो चल रही थी वो भी खत्म हो गई थी। अब हमने यही देखा, अब इनके बीच में क्या हो गई थी, एक टक्कर हो गई थी, ये दोनों ही एक दूसरे को अपना दुश्मन मान बैठे थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बर्लिन की दीवार। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क वाले क्वेश्चंस के लिए, या फिर आप देख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बर्लिन की दीवार एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अब जैसे कि हमने जाना था कि दो खेमे थे, एक था पूर्वी खेमा और एक था पश्चिमी खेमा। अब इन दोनों खेमों को बांटने वाली जो ये दीवार आपको दिखाई दे रही है ना, ये दीवार ही थी बर्लिन की दीवार। बर्लिन एक सिटी जहां पर ये दीवार बनाई गई थी। ठीक है, अब ये दीवार बनी कब थी, 1961 में। ये दीवार बनाई गई थी 1961 में। बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। यानी कि ये जो पार्टीशन हो रखा था ये पूरे बर्लिन के अंदर ही हो रखा था। बर्लिन को ही दो भागों में बांट दिया गया था कि बर्लिन के इधर वाला हिस्सा हो जाएगा पूर्वी खेमा और बर्लिन के इधर वाला हिस्सा हो जाएगा पश्चिमी खेमा, क्योंकि ये चाहते थे कि इन दो
विभिन्न जो ये खेमे हैं इन्हें अलग कर दिया जाए, जो दो विभिन्न विचारधाराएं हैं इन्हें अलग कर दिया जाए। अब हम जानते हैं, जरा हम एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स होने क्यों लगी थी। ये क्वेश्चन आया होगा आपके मन में भी कि अब अभी हमने देखा कि दूसरे विश्व युद्ध में वो दोनों साथ में मिलकर अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे और इन्होंने तीसरे विश्व युद्ध जैसी एक स्थिति बनने को तैयार कर दी कि हाँ भाई ऐसा भी युद्ध दोबारा से हो सकता है। तो बेसिकली जो शीत युद्ध था वो था विचारधाराओं की लड़ाई। शीत युद्ध कभी, जैसे कि हमने जाना कि शीत युद्ध वही होता है जो कि होता ही नहीं है, जिसके चांसेस हमें लगते हैं लेकिन होता नहीं है। तो यही सेम चीज थी इन दोनों के बीच में, जो इनकी विचारधाराएं थी ना, वही आप समझ लीजिए इनके बीच में दुश्मनी का या फिर इनके बीच में तकरार पैदा करने का काम करने लगी थी। क्यों? क्योंकि पूर्वा खेमा जो कि किसका था? सोवियत संघ का। सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा थी, और अमेरिका वाला जो पश्चिमी खेमा था इसकी विचारधारा थी पूंजीवादी। अब ये जो विचारधाराएं हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि पूंजीवादी विचार, अब इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, उसे भी मैंने कवर किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूंजीवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा, या फिर ऐसे भी ना पूछे तो आपसे इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि अमेरिका की और सोवियत संघ की विचारधाराओं के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो हम इसे आगे क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में जो टकराव हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ था विचारधाराओं की वजह से, क्योंकि इन दोनों की सोच एक दूसरे से नहीं मिल रही थी, जिसके चलते इन्होंने विश्व को दो खेमों में बांट दिया था। और किसकी वजह से, किसके मतलब कि किसकी मदद से इन्होंने बांटा था? बर्लिन की दीवार की मदद से। ये बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। यानी कि यह दीवार बनी थी 1961 में, जो कि कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दीवार थी, और वो लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। लेकिन बाद में आखिरकार इसे इसी की जनता के द्वारा 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। बर्लिन की दीवार जो हमने जाना था, जो कि तोड़ी गई थी 1991 में, नहीं सॉरी 1989 में। बर्लिन की दीवार कब टूटी थी? 9 नवंबर 1989 को, जिसी के चलते फिर 1991 में सोवियत संघ का अंत हो गया था। अब हम सोवियत संघ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में इसी के बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। 1971 की रूसी बोल्शेविक क्रांति, अब ये देख लीजिए 1971 में रूसी क्रांति कब हुई थी? 1971 में। 1971 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ यूएसएसआर अस्तित्व में आया। यानी कि जो सोवियत संघ है, जिसे कि हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, हम अमेरिका को यूएसए से रिप्रेजेंट करते हैं और हम सोवियत संघ को यूएसएसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है इनके नाम की। तो सोवियत संघ बना कब था? सोवियत संघ बना था 1971 में। 1971 में रूसी क्रांति हुई थी, जिसके बाद ही सोवियत संघ बना था। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे, अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, यानी कि जैसे हमारा इंडिया देश है फिर जो दूसरे देश होते हैं, वैसा नहीं था। सोवियत संघ बाद में बनाया गया था, अभी हमने जाना 1971 के बाद में। लेकिन ये बनाया कैसे गया था? 15 गणराज्यों को मिलाकर, यानी कि 15 जो देश थे, छोटे छोटे 15 देशों को मिलाकर साथ में लेकर आया गया, और जिसका फिर क्या नाम रखा गया? सोवियत संघ। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। अभी हमने जाना था कि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो कैसी थी? समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा थी। क्यों? क्योंकि ये जो सोवियत संघ का जो निर्माण किया गया था वो गरीबों के हित के लिए किया गया था, और समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा में क्या किया जाता है? गरीबों के कल्याण, गरीबों के हित, और बेसिकली उन्हीं के बारे में सोच समझकर सारा पॉलिसी, सारी आप समझ लीजिए नियम कानून योजनाएं जो भी होती थी वो गरीबों के हित में ही बनाई जाती थी।
और यही सोचकर सोवियत संघ का भी निर्माण किया गया था और सोवियत संघ की विचारधारा भी समाजवादी और साम्यवादी रखी गई थी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने ये तो जान लिया कि 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था, लेकिन ऐसे कौन से 15 देश थे जिनको मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था? एग्जाम में वैसे तो ना ही आने की चांसेस हैं, बट एक बार हम नाम पढ़ लेते हैं। और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये जो भी 15 देश है, 15 के 15 क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि इन 15 को ही मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। और जब सोवियत संघ का ही विघटन हो गया तो 15 के 15 ये क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। तो इसमें पहला नाम आता है रूस का। रूस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूस इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो 15 के 15 देश मिलाकर ही सोवियत संघ बनाया गया था, लेकिन इन 15 में जो सबसे ज्यादा जो पावर दी गई थी या सबसे ज्यादा आप मान लीजिए इंपॉर्टेंट रोल जो दिया गया था वो रूस को दिया गया था। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस ही बना है। आज के टाइम पर जो हम रशिया या फिर रूस के बारे में हम जो जानते हैं और जो सुनते हैं ना, वो यही है, यही वो रूस है। सोवियत संघ की सारी पावर सोवियत संघ के विघटन के बाद इस रूस को ही दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि उसके विघटन के बाद, इसके विघटन के पहले भी सोवियत संघ जो है वो रूस को ही ज्यादा अपनी प्रायोरिटी दिया करता था, जिसके चलते कई बार बाकी के जो ये देश थे वो इससे थोड़ा सा नाराज हो जाया करते थे और असंतोष लगेगा ही भाई, क्योंकि जब हम सब इक्वल है इसके लिए तो ये एक को कैसे कर सकता है। ठीक है, तो हमने रूस के बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लिया। अब हम बाकी के एक बार देशों के नाम जान लेते हैं। पहला है रूस, दूसरा है कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये वो 15 देश थे जिनको मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? अब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, लेकिन इसके कारण क्या रहे थे अब वो जान लेते हैं एक बार। कम्युनिस्ट विचारधारा। सोवियत संघ के अंदर केवल एक ही पार्टी राज किया करती थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। अब जैसे हो जाता है ना कि भाई एक ही पार्टी अगर ज्यादा टाइम तक रहने लगे तो वो थोड़ा सा एक तरीके से डिक्टेटरशिप में आ जाता है, क्योंकि फिर वो निरंकुश शासन करने लग जाते हैं, वो जनता के हित के लिए नहीं सोचते। अब यही सारी बातें थी इनके साथ भी। अब लोग जो थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा से धीरे धीरे करके नाखुश होते जा रहे थे, और देखा जाए तो कम्युनिस्ट विचारधारा भी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी भी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो ये इसका एक रीजन था कि जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ था कि सोवियत संघ की जो जनता थी वो इससे इतनी ज्यादा नाखुश हो गई थी कि वो इसको इतना ज्यादा हेट करने लगी थी, इतनी ज्यादा बुरे हालात हो गए थे सोवियत संघ के अंदर कि मतलब कि जो जनता थी वहां की वो सारी जो गवर्नमेंट जितनी भी जगहें हैं या जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, उन सबको खरीदने लगी थी, टुकड़ों को उनके, मतलब सब पर अपना हक जमाने लग गई थी जनता। फिर सरकार की कुछ सुनी नहीं रही थी और जनता ने ही, अभी हमने जाना था ना बर्लिन की दीवार किसने गिराई थी? जनता ने ही, क्योंकि जनता के ही मन में आक्रोश बहुत ज्यादा फैल गया था सोवियत संघ के खिलाफ, जिसके चलते इसकी जनता ने ही इसका क्या कर दिया था? विघटन कर दिया था। इसकी खराब आर्थिक हालत। अब धीरे धीरे करके होने क्या लगा था कि सोवियत संघ जो है वो अमेरिका की इतनी ज्यादा होड़ करने लगा था कि अपनी जनता, जिसके कल्याण के लिए इसे बनाया गया था, अपनी जनता के बारे में ना तो ये कुछ सोच पाता था ना उनके काम कर पाता था कुछ। बस इनका एक ही मोटिव हो गया था कि हमें तो अमेरिका से जीतना ही जीतना है, जिसके चलते ये अपनी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगा था, क्योंकि अपना ज्यादा जो जो खर्चा है ना वो किस पर करने लगे थे? सेनाओं पर, हथियारों पर, परमाणु बम पर, जिसके चलते इनकी जो जनता है उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ काम किया ही नहीं जा रहा था और वो धीरे धीरे करके गरीब होते जा रहे थे, उनकी स्थिति खराब होती जा रही थी। और इसी के चलते क्या होने लगा था? सोवियत संघ का भी आर्थिक हालत खराब होने लगी थी। सेना पर भारी खर्च किया जाने लगा था, क्योंकि इन दोनों को ही डर था कि कब ना जाने युद्ध हो जाए, तो अपने आप को सिक्योर रखने के लिए सेना पर भी खर्च करना पड़ रहा था। गोर्बाचेव के सुधार। अब गोर्बाचेव जो थे
वो आखिरी राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। इन्होंने सोचा तो अच्छा था, लेकिन अच्छा हो नहीं पाया। इन्होंने जो भी हालात है जो खराब चल रहे थे, इसके चलते इन्होंने कई सुधार करने चाहे थे सोवियत संघ के अंदर, लेकिन वो सुधार भी उल्टे पड़ गए, क्योंकि इतनी ज्यादा हालत जो थी वो खराब हो चुकी थी, और इतने लंबे टाइम तक जो सिचुएशन चली आ रही है, आप उसे अचानक से ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने वही करने की कोशिश की, जिसके चलते सुधार तो होने से रहे, बल्कि वो सुधार और भी ज्यादा खराब हो गए थे। सोवियत गणराज्यों और पूर्वी यूरोप में आजादी की मुहिम। अब जब सोवियत संघ के हालात इतने ज्यादा खराब होने लगे थे, तो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, अभी हमने जाना कि किन 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था, तो वही 15 गणराज्यों में से पूर्वी यूरोप में भी कई गणराज्य क्या करने लगे थे, आजादी की मुहिम करने लगे थे कि भाई हमें तो अब इससे आजाद होना है, हमारी इसके साथ कोई खुशी, या फिर हमें इनके साथ अपनी कोई, बोलते हैं ना कि हमें अपनी कोई ना सिक्योरिटी दिख रही है, ना हमें अपना कोई कल्याण दिखाई दे रहा है इसके साथ। तो ऐसा होने लगा था। अपने नागरिकों की इच्छाओं को पूरा ना कर पाना, अपने नागरिकों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारा का सारा ध्यान तो इनका बस अमेरिका से होड़ लगाने पर था। रूस की प्रमुखता ये भी हमने जान लिया कि जो देश थे, बाकी जो 14 देश थे, उनके कंपैरिजन में ये रूस को ज्यादा प्रायोरिटी देता था, जिसके चलते बाकी के 14 देश इसके खिलाफ होने लगे थे धीरे धीरे। पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना, यानी कि पश्चिम कौन, अमेरिका, पश्चिम की कोशिश तो बहुत कर रहा था कि हम इससे आगे निकल जाए, इसकी होड़ कर, लेकिन ये फिर भी उससे पीछे ही रह जा रहा था। आप इनको रट्टा मत लगाइएगा, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ बस आप उन्हें सुनिएगा, फिर उससे आप चाहे तो आप इन्हीं पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, या आपकी हेडिंग्स हो सकती हैं, फिर इसके आगे आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम सिद्ध हुए। कई वर्षों से चल रहे शीत युद्ध की समाप्ति, ये जान लिया हमने, ऑलरेडी पहले जान लिया कि 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, और फिर 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का क्या चल रहा था, दौर चल रहा था, क्योंकि 1945 से 1991 तक इन दोनों ही देशों के बीच में महाशक्ति बनने की होड़ लगी हुई थी, और कब युद्ध हो जाए ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया था, शीत युद्ध का जो तनाव भरी जो स्थिति पैदा हो रखी थी वो खत्म हो गई थी, और सोवियत संघ का अंत हो गया था, ये तो पता ही है। अब नए देशों का उदय हुआ था, क्यों, क्योंकि सोवियत संघ जिन 15 देशों से मिलकर बना था, अब वो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। तो जो एक सोवियत संघ था उसके टूटने से हमें क्या हुआ, हमें 15 नए देश मिले। शीत युद्ध के भय का अंत। अब जो डर लोगों के मन में उस टाइम पे बना हुआ था कि भाई पता नहीं कब युद्ध हो जाए, कब युद्ध हो जाए, क्योंकि विश्व युद्ध था। अब परमाणु बमों की होड़ लगी हुई थी उस टाइम पर, अगर इनमें से कोई एक भी परमाणु बम दूसरे पे फेंक देता, तो उसके बीच में या फिर उस रास्ते में जितने भी लोग रहते हैं, जो भी देश उस रास्ते में पड़ता है, वो तो बिल्कुल ही तबाह हो जाता ना, तो भाई उसको तो अपना डर लगेगा ही। ठीक है। और एक ध्रुवीय विश्व हो गया था। अभी हमने जाना था कि पहले जो विश्व था वो क्या था, दो ध्रुवीय विश्व था, लेकिन अब जो विश्व है वो क्या हो गया था, एक ध्रुवीय, क्योंकि पहले जो पूर्वी खेमा और जो पश्चिमी खेमा बांट रखा था, अब वो पूर्वी खेमा खत्म हो गया क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो अब कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बचा, और पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व हो गया, जिसके चलते अमेरिका महाशक्ति बन गया। हथियारों की होड़ का अंत। अब हथियारों की होड़ जो दोनों के बीच में चल रही थी कि हमारे पास तेरे से ज्यादा एडवांस हथियार हैं, हमारे पास तेरे से ज्यादा अधिक हथियार हैं, अब उसका भी अंत हो गया था। और उत्तराधिकारी के रूप में रूस, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सारी इसकी पावर थी वो किसको मिल गई थी, रूस को मिल गई थी। अब शॉक थेरेपी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगर इसका मीनिंग आप एक शब्द में जानना चाहें, एक लाइन में जानना चाहें, तो वो क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, कि पहले तो किसी को चोट पहुंचा दो और फिर क्या कर दो, उसका उपचार कर दो। रूस मध्य एशिया के गणराज्य है, वो पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। अब अभी हमने पहले भी जाना कि रूस या जो जितने बाकी के जो 14 गणराज्य थे जिनसे मिलकर सोवियत संघ बना हुआ था, अब इसके बाद क्या होने लगा था,
जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो उसके बाद इन लोगों को क्या लगा था, इन लोगों को एक बात तो समझ आ गई थी कि समाजवाद या फिर साम्यवाद, अब समाजवाद और साम्यवाद में क्या होता था, इसमें ना जो कुछ भी जो चीज होती थी ना, उस पर निजी कुछ नहीं होता था, यानी कि कोई भी कंपनी कुछ खरीद नहीं सकती थी, कोई इंसान अपनी खुद की कंपनी नहीं खोल सकता था, कोई इंसान अपनी खुद का उद्योग नहीं खोल सकता था, कुछ भी अपना खुद का नहीं होता था। जितनी भी चीजें होंगी उन सब पर किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा, यानी कि सब कुछ क्या होगा, पब्लिक होगा। उनका मोटिव तो ये था कि भाई हम सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर कुछ लोग कुछ चीजें खरीद लेते हैं, उद्योग स्थापित कर लेते हैं, तो वो अमीर हो जाते हैं, जिसके चलते अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ जाती है। उनका मोटिव तो ये था कि भाई हम मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा या फिर ज्यादा फेम नहीं देना चाहते, लेकिन उनसे हो कुछ गलत ही गया। चाहा उन्होंने सब कुछ ठीक था, लेकिन हुआ उनसे गलती है, क्योंकि उनकी साम्यवादी विचारधारा की वजह से ही इनका विघटन हुआ था, क्योंकि इनकी जनता इनसे परेशान हो गई थी। तो इनकी जनता परेशान हो गई थी। जब सोवियत संघ का अंत हो गया, तो उसके बाद जो रूस और जो बाकी के जो गणराज्य थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई हम तो साम्यवाद से क्या करेंगे, पूंजीवाद की ओर बदलना चाहेंगे अपनी अर्थव्यवस्था को। तो ऐसा ही इन्होंने करना चाहा। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि भाई जो इतने सालों से साम्यवाद, समाजवाद की विचारधारा को अपनाता आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अचानक से सब कुछ पूंजीवाद कर ले? पूंजीवाद में क्या होता है कि भाई सब कुछ जो होगा वो निजी होगा, यानी कि जिसके पास पावर है, जिसके पास एबिलिटी है, जो खरीद सकता है, जितना खरीद सकता है उतना खरीदो। सरकार किसी भी चीज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो इंसान जिसके पास पैसा है भाई, जो खरीदना चाहे खरीद सकता है। सरकार जनता के कल्याण का कोई जिम्मा नहीं उठाती, सब अपना कल्याण खुद करो, यहाँ पर ये होता है। तो इन लोगों ने ये चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यह जो मॉडल था वो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया, लेकिन यह मॉडल सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अचानक से साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलाव नहीं किया जा सकता। अब शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी, अब हम ये जान लेते हैं। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। शॉक थेरेपी में क्या था, अब निजी स्वामित्व चाहते थे ये, है ना, इसलिए तो इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया था। क्योंकि अब तक साम्यवाद या समाजवाद को जो ये अपना रहे थे, उसमें कुछ भी निजी नहीं था, लेकिन अब ये चाहते थे कि सब कुछ क्या हो जाए, निजी हो जाए, इसलिए तो ये शॉक थेरेपी को अपना रहे थे। तो शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी कि भाई जो शॉक थेरेपी को अपनाएगा, यानी कि जो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर चला जाएगा, वो क्या करेगा, सब कुछ अपना निजी स्वामित्व रखेगा, यानी कि अपना हर चीज का खुद का मालिक होगा। राज्य की संपदा का निजीकरण, यानी कि कोई भी जो जमीन है, कोई भी जो बिल्डिंग है, फिर कोई भी जो उद्योग है, वो क्या होगा, वो पब्लिक नहीं होगा, सरकार का नहीं होगा, सब कुछ निजी यानी कि प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म, अब कोई सामूहिक फर्म नहीं है, सब कुछ निजी है। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, पहले सोवियत संघ मुक्त व्यापार के सरासर खिलाफ था। सोवियत संघ मुक्त व्यापार नहीं करता था, सिर्फ अपने ही देशों में आपस में ही करता रहता था। लेकिन अब शॉक थेरेपी में क्या था कि भाई हम मुक्त व्यापार भी करेंगे, यानी कि दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करेंगे, दूसरे देशों तक भी अपनी पहुंच बनाएंगे। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, अब जब आप दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे, तो उनके साथ क्या होगा, आपकी मुद्रा का परिवर्तन होगा। आप उन्हें अपनी, जैसे होता है ना कि आपकी मुद्रा वहां तक पहुंचेगी और वहां की मुद्रा आप तक पहुंचेगी, तभी तो व्यापार हो पाएगा। पश्चिमी देशों की आपसी परिवर्तनीयता, अब जो देश थे वो भी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बना सकते थे, ये भी इनके पास एक मौका था। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, अब पश्चिमी देश जितने भी हैं वो मोस्टली क्या हैं, बहुत ही ज्यादा संपन्न या फिर हम कहें तो अच्छी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो अब इन पूर्वी देशों के पास भी क्या था, एक मौका था कि वो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ सकते हैं, किनकी, पश्चिमी देशों की। पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। शॉक थेरेपी में एक बात क्लियर थी कि पूंजीवाद के अलावा आप किसी दूसरी व्यवस्था को अपनाएंगे नहीं।
शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? अब शॉक थेरेपी जिसकी विशेषताएं तो थी कुछ, लेकिन कुछ गलतियां भी रही थी, जिसके चलते ये क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर अचानक से बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन शॉक थेरेपी के कुछ परिणाम रहे थे, वो देखते हैं। पूर्णतया असफल, हाँ, क्योंकि शॉक थेरेपी पूरी तरीके से असफल हो गई थी। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, क्योंकि अचानक से आप साम्यवाद या समाजवाद से पूंजीवाद की ओर अपनी अर्थव्यवस्था को टोटली चेंज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। जिसके चलते रूस ने सोचा तो था कि हाँ भाई, मेरा जो अब अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके अपोजिट। अब इसके जो औद्योगिक ढांचा था वो बिल्कुल चरमरा गया, बिल्कुल खराब हो गया। रूसी रूबल मुद्रा, रूस की जो मुद्रा है वो क्या है, रूबल। इसकी मुद्रा में क्या आई, गिरावट आई। क्यों? क्योंकि इसकी जो, अब जब इसकी खुद की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, तो कोई दूसरा देश इसके साथ व्यापार नहीं करेगा, और जब दूसरा देश इसके साथ व्यापार नहीं करेगा तो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मुद्रा में क्या आएगी, इसकी मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट। अब समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था, जो कि समाजवाद की व्यवस्था ये अपनाते थे, उसे तो ये ऑलरेडी नष्ट कर चुके हैं, और पूंजीवाद को ये अपना नहीं पा रहे, है ना। आर्थिक असमानता बढ़ी। अब अमीर और गरीब के बीच में क्या होने लगा, बहुत ही ज्यादा फासला होने लगा, क्योंकि अब जो अमीर लोग भाई खूब जितनी भी सरकार की जो चीजें थी ना, वो सारी खरीद डाली, जिससे कि क्या हुआ, गरीब गरीब ही रह गया, क्योंकि अब उनके कल्याण के लिए कुछ हो नहीं पा रहा, और जो अमीर है वो हद से ज्यादा अमीर होता चला गया। उद्योगों को सस्ते दामों यानी कि औने पौने दामों पर बेचा गया। अब जितने भी उद्योग थे, पैसों की जरूरत, जिसके चलते क्या करना पड़ा, उन्हें सस्ते दामों पर बेचा जाने लगा। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। क्यों गराज सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े उद्योगों को, इतनी बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग्स को इतने सस्ते में बेचा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इनकी जरूरत थी, और इनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके बिल्कुल खराब हो गई थी। इसलिए इसे अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया, क्योंकि इतिहास में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। खाद्य वस्तुओं का अधिक आयात। अब जब खुद के देश में तो प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों से ज्यादा आयात करना पड़ेगा उसके भरोसे, क्योंकि खाना तो छोड़ नहीं सकता ना कोई। सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारक। अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने में निम्नलिखित कारकों ने सहायता की। अब दूसरे विश्व युद्ध तक तो ठीक चल रहा था वैसे भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, लेकिन उसके बाद ही इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हुई। अमेरिका तो है ही महाशक्ति, लेकिन सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कौन से कारक थे, क्या ऐसी इसके पास क्वालिटीज थी जिसकी वजह से ये अपने आप को महाशक्ति बनाना चाहता था। पहला पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक विकसित अवस्था में थी। यानी कि उस समय पर सोवियत संघ की जो अवस्था थी, यानी कि अर्थव्यवस्था थी, वो क्या थी, बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा विकसित थी। यानी कि उस टाइम पर इसकी अर्थव्यवस्था अच्छी खासी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की संचार प्रणाली में भी अनेक परिवर्तन आए। उस समय सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक उन्नत अवस्था में थी, यानी कि अर्थव्यवस्था तो थी ही इसकी उन्नत, लेकिन उस टाइम पर सोवियत संघ की जो संचार थी, जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम था एक देश का दूसरे देश के साथ, वो भी बहुत ज्यादा इसने नेटवर्क क्या कर रखे थे, स्ट्रॉन्ग कर रखे थे। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधनों के विशाल भंडार थे, यानी कि यहाँ पर कुछ नेचुरल चीजें भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी, जैसे कि तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी। ठीक है, इन सब चीजों की क्या थी, सोवियत संघ में भरमार थी, जिसके चलते अब प्राकृतिक संसाधनों की क्या होती है, वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम उन्हें खुद नहीं बनाते और इन्हें बनने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि क्या सोवियत संघ के पास तो ऊर्जा संसाधनों के क्या थे, विशाल भंडार थे, यानी कि थोड़े बहुत मात्रा में नहीं बल्कि बहुत मात्रा में। सोवियत संघ ने अपना बहुत अधिक विकास किया और वह एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा, यानी कि यह अपना विकास करता जा रहा था और अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में उभरता जा रहा था।
सोवियत संघ में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ। यातायात के साधनों का भी क्या होने लगा था, बहुत तेजी से यहाँ पर विकास होने लगा था। सोवियत संघ दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। अभी हमने जाना था कि जो सोवियत संघ है वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो अब जो सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित थे। अब इन 15 गणराज्यों के बीच में जो कनेक्शन बिठाए रखना था वो कैसे बैठ सकता था, यातायात के साधनों से या फिर संचार के साधनों से। अब हमने जान लिया ये तो कि संचार के साधन तो इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये अपने यातायात के संसाधनों को भी, यातायात के साधनों को भी क्या करता जा रहा था, विकसित करता जा रहा था, जिससे ये अपने सभी गणराज्यों के बीच में क्या करके रखता था, आने जाने की जो भी व्यवस्था थी उसे अच्छे से बनाकर रखता था। सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत ही ज्यादा उन्नत अवस्था में था, यानी कि यहाँ के उद्योग उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा उन्नत थे, बहुत अच्छी खासी स्थिति में थे। यहाँ पिन से लेकर, ये एग्जैक्टली वर्डिंग आपकी बुक की, यहाँ पिन से लेकर कार तक समस्त वस्तुओं का उत्पादन होता था। यानी कि पिन से लेकर कार तक बोलने का मतलब क्या है कि ये बताना चाहते हैं कि छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज भी यहाँ पर बनाई जाती थी सोवियत संघ के उद्योगों में। यद्यपि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में निर्मित होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के दृष्टिकोण से पश्चिमी देशों के स्तर के समकक्ष नहीं थी, यानी कि बनता तो यहाँ पर बहुत कुछ था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी वो लोग करते थे उस टाइम पर, लेकिन फिर भी पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में इनकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। सोवियत संघ की सरकार ने अपने देश के समस्त नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, बच्चों की देखभाल एवं यातायात सुविधाएं आदि प्रमुख थी। यानी कि यहाँ की सरकार क्या करती थी, अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती थी, जैसे कि बच्चों की देखभाल हो गया और उनके कल्याण के लिए योजनाएं निकालना हो गया, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनके रोजगार का ध्यान रखना, ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्हें अवेलेबल कराना, इन सब का क्या करते थे, सोवियत संघ की सरकार ध्यान रखती थी। सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के अंदर यानी कि किस टाइप का, क्या उसकी सोच थी, कैसी उसकी विचारधारा थी, अब हम ये जानेंगे। सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया। यानी कि सोवियत प्रणाली एक वह व्यवस्था है, एक वह सिस्टम है जिसके द्वारा, यानी कि जिसके चलते सोवियत संघ ने क्या किया था, अपना विकास किया था। सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत प्रणाली क्या थी, समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि समाज के कल्याण पर ज्यादा ध्यान देने वाली थी। क्या भाई, हम सरकार क्या करेगी, हम जनता के कल्याण हित के बारे में ज्यादा सोचेंगे। यह प्रणाली समता मूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यानी कि ये क्या चाहते थे कि हम भाई अपने देश में क्या बनाकर रखेंगे, अपनी सोसाइटी में हम समानता यानी कि समता बनाकर रखेंगे, अमीर गरीब जैसा हम कुछ नहीं रखने वाले। इसलिए इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में रख रखा था कि अगर अमीरों के हाथ में कुछ चला गया तो फिर अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती चली जाएगी, इनका ये मानना था। यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहते थे। ये क्या चाहते थे, ये सरासर विरोध करते थे निजी संपत्ति का। हमने ऑलरेडी जान लिया कि ये साफ साफ कहते थे कि भाई कुछ भी निजी या फिर प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, पब्लिक का होना चाहिए, ताकि सबका उस पर बराबर अधिकार हो सके। इसलिए निजी संपत्ति का विरोध करते थे और पूंजीवाद का भी विरोध करते थे। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया, इसलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली की साम्यवादी पार्टी थी। ऑलरेडी जान लिया, साम्यवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को ही बोला जाता है, ठीक है। वहां पर कौन सी पार्टी थी, एक लौती पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी, जिसमें किसी अन्य दलीय पक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी चुनाव में खड़ी ही नहीं हो सकती थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, सब कुछ राज्य के अधिकार में था, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था, कुछ भी प्राइवेट नहीं था। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी, जान लिया हमने।
सोवियत प्रणाली आदर्श एवं समतावादी समाज पर बल देती थी कि भाई सब कुछ क्या होना चाहिए, समानता के आधार पर होना चाहिए समाज में। सोवियत प्रणाली पूंजीवाद एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। ये तो पूंजीवाद का भी विरोध करती थी कि कुछ प्राइवेट नहीं होना चाहिए, और मुक्त व्यापार का भी कि हम दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इनका ये मानना था। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया गया था। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। सोवियत प्रणाली में केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी और यही पूरी सरकार चलाती थी। सभी अंगों पर सरकार के इसी का नियंत्रण था। सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। सब कुछ पर राज्य का यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी, बेरोजगारी ना के बराबर थी। यानी कि इसने सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज कर रखा था कि बेरोजगारी तो बिल्कुल थी ही नहीं। सोवियत प्रणाली की खामियां। अब सोवियत प्रणाली की जो अच्छाई थी, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ बुराई भी रही होंगी, तभी तो इसकी जनता इससे नाखुश होने लगी थी, और तभी इसी की जनता ने क्या कर दिया था, इसका विघटन कर दिया था। सोवियत प्रणाली में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था और शासन पर साम्यवादी दल के नेताओं तथा नौकरशाही का नियंत्रण था। जैसे कि लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि वे जनता जाती है, खुद काफी सारी पार्टी होती है, काफी सारे नेता खड़े होते हैं, जिसको हम चाहे हम उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन सोवियत संघ में तो ऑलरेडी एक ही पार्टी थी जो कि थी साम्यवादी पार्टी या फिर साम्यवादी दल, और इसी दल के नेता क्या करते थे, बार बार चुनाव में खड़े होते थे, खुद ही जीत जाते थे और खुद ही अपना फिर शासन कर लेते थे। ठीक है, और धीरे धीरे करके फिर ये नौकरशाही यानी कि जो सरकार के जितने भी अंग थे, जो भी जैसे कर्मचारी हो गए या फिर जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, धीरे धीरे करके ये भी गरीबों को दबाने लगे, भ्रष्टाचारी होने लगे और सब पर अपना नियंत्रण करने लगे थे। नागरिकों को शासन की कमियों को उजागर करने की स्वतंत्रता नहीं थी। आम नागरिक शासन और साम्यवादी दल की आलोचना नहीं कर सकते थे। जैसे होता था ना राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपके पास पूरा अधिकार है कि आप जो चाहें अपने देश के बारे में, अपनी सरकार के बारे में आपकी जो राय है प्रकट कर सकते हैं। लेकिन सोवियत संघ के नागरिकों के पास यह अधिकार नहीं था। उन्हें वैसे तो बहुत स्वतंत्रता दे रखी थी, समानता भी दे रखी थी, लेकिन ये उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपने साम्यवादी दल के बारे में या अपनी सरकार के बारे में कुछ भी बुराई करें या फिर अपने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। नागरिकों का जीवन कठिन था, जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे जीवन यापन करते थे। क्यों? क्योंकि दल, जो राजनीतिक दल के जो नेता थे और सरकारी कर्मचारी थे, ये तो अच्छा खासा कमा रहे थे और अच्छा खासा इनका जीवन चल रहा था। लेकिन नागरिकों का जीवन धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा था, कठिन होता जा रहा था। साम्यवादी दल तथा शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायित्व के अभाव के कारण शक्ति का दुरुपयोग होता था। अब जो भी साम्यवादी दल है या जितने भी कर्मचारी थे सरकार के, उनका अपनी जनता के प्रति उत्तरदायित्व बहुत, इनको कोई जरूरत नहीं थी अपनी जनता को किसी भी चीज के लिए जवाब देने की। तो धीरे धीरे करके इसी के चलते ये भ्रष्टाचारी होने लगे थे और अपनी जनता के हित के बारे में सोचना बंद करने लगे थे। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था जनता के बारे में सोचने के लिए, और जब तक हमारे ऊपर किसी काम को करने का दबाव नहीं होता हम उस काम को नहीं करते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने के कारण जनता में शासन के विरुद्ध अंदर ही अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जब जनता बोल नहीं पाएगी तो अपने मन में रखेगी और धीरे धीरे करके फिर उसके खिलाफ होती चली जाएगी। सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। शासन की सारी शक्तियां रूस में केंद्रित थी, जबकि वह 15 गणराज्यों में से एक था। इससे अन्य गणराज्य और उनकी जनता उपेक्षित महसूस करती थी, क्योंकि जब सारी शक्तियां रूस को दे दी गई थी तो बाकियों को लगता था कि यार शायद हमारी तो यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं। अब आता है दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से थे। दूसरी दुनिया या फिर आप दूसरा खेमा कहे, दूसरा गुट कहे या फिर आप दूसरा ध्रुव कहे, जो कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था। दूसरी दुनिया के देश कौन से थे? दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य, जो कि आज के टाइम पर रूस है, कर रहा था। इस गुट के देशों को दूसरी दुनिया के देश या समाजवादी खेमे के देश
कहा जाता है। पहली दुनिया के देश थे अमेरिका वाले, जो कि पश्चिमी खेमा था। दूसरी दुनिया के देश थे पूर्वी गुट वाले या फिर पूर्वी खेमे वाले, जो कि सोवियत संघ का था। ठीक है, तीसरी दुनिया के देश भी आए थे बाद में, उसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी उसका कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल आप बस इतना जान लीजिए कि दूसरा खेमा जो था, जिसका नेतृत्व समाजवादी सोवियत गणराज्य कर रहा था, ये यूएसएसआर का पूरा नाम है, समाजवादी सोवियत गणराज्य। तो इसके खेमे के देशों को ही क्या बोला जाता था? दूसरी दुनिया के देश। अब आता है साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर। मैंने कहा था ना कि हम आगे वीडियो में देखेंगे कि सोवियत अर्थव्यवस्था या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित, यहाँ पर सारा जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? राज्य का होता है हर चीज पर। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या था? राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करता है, राज्य दूसरों के मामले में नहीं बोलता था। राज्य ने साफ क्या रखा था कि जिसके पास क्षमता है, जिसके पास पैसा है, जो जितना कर सकता है वो उतना करो, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। और सोवियत संघ में क्या था? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अमेरिकी में क्या था? स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित। आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित यानी कि भाई जैसे होता है ना आज के टाइम पर भी प्राइवेट कंपनीज में कि इंटरव्यू हम रख देते हैं, इंटरव्यू देने आ जाइए, अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, और अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आपकी जॉब पक्की। यानी कि सरकार का इसमें कोई भी हाथ नहीं रहने वाला। क्यों सरकार आपको सब कुछ परोस के दे, क्यों सरकार आपकी जॉब तक की वही फैसिलिटी का ध्यान दे? आप अपने आप को उस लायक बनाइए और खुद उस चीज के लायक बनने के बाद वो चीज आप हासिल कीजिए, ऐसा मानना था अमेरिकी अर्थव्यवस्था का। लेकिन सोवियत अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी हो जाए या गरीबी हो जाए, सबको दूर करने का ठेका सरकार ने ले रखा था। अब सरकार भी अकेली क्या ही कर लेगी, जिसके प्रेशर के चलते फिर बेचारा सोवियत संघ भी चल दिया। व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, यानी कि कुछ भी व्यक्तिगत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या था? व्यक्तिगत पूंजी की महत्वाकांक्षा थी, यानी कि इंपॉर्टेंस थी। सोवियत संघ जो था वो समाजवादी आदर्शों से प्रेरित था, कि समाज समाज समाज, जो करेंगे समाज के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, कल्याण के लिए करेंगे, हित के लिए करेंगे, वो इस बात पर बेस्ड था। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई जहां आपको अपना ज्यादा प्रॉफिट दिखे ना, आप वहां जाइए, या जिस काम में आपको आपका ज्यादा प्रॉफिट दिखे ना, आप वो काम कीजिए। समझ आया? कल्याण वल्याण हमें कुछ नहीं देखना भाई, जहां पे फायदा दिखे वो कीजिए। इस थ्योरी को मानती थी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। सोवियत अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। जितनी फैक्ट्रीज होंगी, जितनी बिल्डिंग्स होंगी, जो होगा सब पर सारा कंट्रोल होगा सरकार का, क्योंकि वो सब कुछ पब्लिक रखना चाहती थी। लेकिन अमेरिका में उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण, बाजार का नियंत्रण यानी कि मार्केट का, जो कंपनी खरीदेगी उसका नियंत्रण हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव, इसके बारे में हमने अभी आगे भी पढ़ा था थोड़ा सा। तो मिखाइल गोर्बाचेव का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1931 में। वह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, हमने जान लिया था, जो कि कब से कब तक रहे थे? 1985 से 1991 तक। उनका नाम जो है रूसी इतिहास में सुधारों के लिए जाना जाता है, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ही क्या करा था? सोवियत संघ की जो स्थिति धीरे धीरे करके खराब होती जा रही थी, इसको सुधारने के लिए इन्होंने ही सुधार करे थे। इसलिए रूसी इतिहास में इन्हें क्या कहा जाता है? सुधारों के लिए जाना जाता है। इन्होंने कौन से सुधार किए थे? इन्होंने दो पॉलिसी निकाली थी, एक का नाम है पेरिस्ट्रोइका, दूसरे का नाम है ग्लासनोस्ट। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम इनका थोड़ा रियल मीनिंग जान लेते हैं। पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनः रचना, कि जो चीज खराब होती जाए, फिर जो चीज अब हमारे लिए उतनी फायदेमंद नहीं, हम क्या करते हैं? उसकी दोबारा से रचना करते हैं। और ग्लासनोस्ट क्या था? खुलेपन की नीति, कि अब तक तो सोवियत संघ खुलेपन की नीति में बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब करेगा। ठीक है, तो पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये दोनों ये थे, और जिनका शुरुआत की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने, जो कि अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, क्योंकि 1991 में तो फिर वैसे उसका अंत हो गया था। So thank you so much for watching. Hope you like the video, and please do not
forget to subscribe the channel to get more videos. आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो या फिर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो को क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। और मैं इसी टाइप की वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, सो प्लीज उनकी नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।